तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अभी तक हमने एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट कवर कर लिया है। इसमें हमने देखा था 4 टाइप के टिश्यूज हमने पढ़े, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। तो इन 3 ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे अर्थवर्म पे। ठीक है, तो अर्थवर्म अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अर्थवर्म को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी बनती कैसी है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। ठीक है, फिर सेल्स मिला के बनाते हैं टिश्यूज, फिर टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म में काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रक्चर है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इससे हमारी बॉडी में जो फंक्शनिंग है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है और ये बेटर कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है कि एक ऑर्गन के अंदर मल्टीपल टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमने जो टिश्यूज पढ़े थे 4 टाइप के, तो एक ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हार्ट में 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये 4 टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख सकते हो एमसीक्यू के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में इवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या दिया है? कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए, उस हिसाब से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स डिस्प्ले सर्टन डिसर्नेबल, मतलब रिकॉग्नाइजेबल ट्रेंड हमें देखने मिलता है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए वैसे वैसे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। तो ये जो ट्रेंड है इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नली एक ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देता है हमें। मॉर्फ मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, और लॉजी मतलब स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमें जो भी दिखाई देता है। और यहाँ पे लिखा है प्लांट्स और माइक्रोब्स में, यही इसका मतलब होता है। मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नली हमें दिखने मिलता है। और एनिमल्स में मॉर्फोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स में एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही हुआ। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। फिर एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जब हम ऑर्गन्स को डिटेल में हम स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी को। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अर्थवर्म का पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, अर्थवर्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे उसका मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, और उसके बाद उसका कुछ इंपॉर्टेंस कि अर्थवर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो हम एक एक करके अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म। हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। तो अर्थवर्म कैसे होता है? अर्थवर्म रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हम सबने देखा है अर्थवर्म रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो अर्थवर्म क्या होता है? अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब ये लैंड पे रहता है, टेरेस पे नहीं रहता। ठीक है, तो अर्थवर्म एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। और अर्थवर्म एक इनवर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट मतलब, ठीक है, हमने देखा था अर्थवर्म का फाइलम कौन सा है? फाइलम एनेलिडा। और एनेलिडा क्या होता है? एनेलिड्स इनवर्टिब्रेट होते हैं। फिर अर्थवर्म कहाँ पे रहता है? अर्थवर्म इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, मतलब ये मॉइस्ट सॉइल, इसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, ये सॉइल में रहता है, अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल में ही रहता है। फिर डे टाइम में ये लिव इन बरोज मेड बाय बोरिंग एंड सॉलोइंग सॉइल, मतलब ये सॉइल को सॉलो करता है और यहाँ पे इसमें ये जगह बना के ये सॉइल में ही रहता है, बरोज में। ठीक है, फिर गार्डन्स में हमें अर्थवर्म के फीसेस हमें देखने मिलते हैं, इसको हम कहते हैं वर्म कास्टिंग। ठीक है, अर्थवर्म को हम ट्रेस कर सकते हैं फीकल डिपॉजिट से, इसको हम कहते हैं वर्म कास्टिंग्स। फिर कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स कौन कौन से हैं? फेरेटिमा और लम्ब्रिकस। ठीक है, फेरेटिमा और लम्ब्रिकस आपको याद रखना है, ये है कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी। तो अर्थवर्म हमें पता है कैसा होता है, एक लंबा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसकी बॉडी कैसी होती है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप की इसकी बॉडी होती है। और इसके बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स। ठीक है, 100 शॉर्ट सिमिलर सेगमेंट्स। तो सिमिलर सेगमेंट्स का मतलब क्या है? इसमें हमें मेटामेरिज्म देखने मिलता है। एनेलिडा में क्या होता है? ट्रू मेटामेरिज्म हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में हमें कुछ रिपीटेड सेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म में होते हैं मोर देन 100 ऐसे सेगमेंट्स हमें देखने मिलते हैं, लगभग 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। फिर अभी हम देखते हैं इसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं। अब डॉर्सल सरफेस क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसका ऊपर का ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं डॉर्सल सरफेस, और ये वाला जो सरफेस है इसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है? हमें एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन हमें देखने मिलती है। ये क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करती है डॉर्सल ब्लड वेसल को अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। मतलब हम जब इसका डॉर्सल सरफेस देखते हैं तो यहाँ पे बीच में हमें एक लाइन देखने मिलती है जो होता है डॉर्सल ब्लड वेसल। तो इनवर्टिब्रेट्स में हमेशा याद रखो, जो ब्लड वेसल्स होते हैं या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो डॉर्सल साइड पे होती है, और जो नर्वस सिस्टम होती है वो वेंट्रल साइड में होती है।
और वर्टिब्रेट्स में ये उल्टा होता है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हमारे ये साइड में सर्कुलेटरी सिस्टम है और पीछे की साइड में मतलब डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में उल्टा होता है। तो जो डॉर्सल सरफेस होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मिड डॉर्सल लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड वेसल को। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है मिड डॉर्सल लाइन को, ठीक है। ये हम देख सकते हैं पूरा डॉर्सल सरफेस। फिर वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पे हम देख सकते हैं जेनिटल ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे डिटेल में रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये है वेंट्रल सरफेस, ठीक है। इसका वेंट्रल व्यू है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फीमेल जेनिटल अपर्चर, यहाँ पे मतलब ये जेनिटल ओपनिंग्स है, और यहाँ पे मेल जेनिटल अपर्चर, ये मेल ओपनिंग है, ठीक है, मेल जेनिटल ओपनिंग है। फिर अर्थवोम के एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, अर्थवोम के सामने वाले हिस्से में यहाँ पे हम देख सकते हैं माउथ होता है, और माउथ के ऊपर प्रेजेंट होता है प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये है माउथ, ठीक है, ये एक एंटीरियर एंड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माउथ की ओपनिंग है और इसके ऊपर है प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम क्या होता है, ये एक लोब होता है, ठीक है, एक लोब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या क्या है, ठीक है, इसका फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसके काम क्या है, ये कवर करता है माउथ को, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये माउथ है और यहाँ पे प्रोस्टोमियम उसको कवर कर रहा है। इसके बाद इट सर्व्स एज अ वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स, मतलब एक सॉइल में जो क्रैक्स होते हैं तो इसको ये ओपन करता है और इसके अंदर जाता है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्रॉल कर सकता है अर्थवोम। और इसका तीसरा फंक्शन है सेंसरी, ठीक है। तो ये सेंसरी ऑर्गन होता है एक, और ये सेंस कर सकता है अपने एनवायरमेंट को, तो इसीलिए एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। फिर अर्थवोम का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोस्टोमियम क्या होता है, जो माउथ को कवर करता है वो होता है प्रोस्टोमियम, और जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम मतलब क्या, बकल सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बकल कैविटी, तो इसको हम कहते हैं बकल सेगमेंट। तो माउथ कहाँ पे ओपन होगा, ये बकल कैविटी में ओपन होता है, ठीक है। तो पहले सेगमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम या फिर बकल कैविटी, ये भी नीट में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो मैच्योर वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट जिनका हो चुका होता है, तो इनमें हमें खास स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो जो सेगमेंट 14-16 होता है ये कवर्ड होता है क्लाइटेलम से, ठीक है। और क्लिटेलम क्या होता है, एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो क्लिटेलम क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो जो सेक्सुअली मैच्योर वर्म्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लिटेलम। ये कौन से सेगमेंट को कवर करता है, 14, 15 और 16, ये 3 सेगमेंट को ये कवर करता है। और ये क्लिटेलम क्या होता है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। तो क्योंकि अर्थवोम की बॉडी में क्लिटेलम प्रेजेंट होता है, तो हम इस अर्थवोम की बॉडी को 3 रीजन में हम बांट सकते हैं। तो जो सेगमेंट 14, 15 और 16 है, या इसको हम कहते हैं क्लिटेलम या फिर क्लिटरल रीजन। फिर इसके पहले जो सेगमेंट्स है इन्हें हम कहेंगे प्री क्लिटरल रीजन, और इसके बाद जो सेगमेंट्स है इसको हम कहेंगे पोस्ट क्लिटरल सेगमेंट्स, ठीक है। तो डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, अगर ये क्लिटेलम है तो या इस रीजन को हम कहेंगे प्री क्लिटरल रीजन, और इसके बाद जो भी सेगमेंट्स है इसको हम कहेंगे पोस्ट क्लिटरल सेगमेंट्स। और क्लिटेलम के बारे में और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, क्लिटेलम कौन सी सिस्टम का हिस्सा है, ये एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटिकल अपर्चर्स। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल अपर्चर हमें देखने मिलते हैं। कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रुप ऑफ सेगमेंट 5 to 9, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, वेंट्रोलैटरल साइड मतलब मैंने आपको बताया था वेंट्रल साइड कौन सा होता है, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। और अगर हम लैटरल साइड देखें, लैटरल साइड मतलब अगर ये वेंट्रल साइड है, इसका वेंट्रल साइड का ये मीडियल साइड हो गया, और इसके साइड में हो गया लैटरल साइड, तो वेंट्रोलैटरल साइड। तो वेंट्रोलैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटिकल अपर्चर्स। कितने प्रेजेंट होते हैं ये, 4 पेयर, मतलब 8 प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटिकल अपर्चर्स। और कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में। तो इंटरसेगमेंटल ग्रूव मतलब क्या, जो 2 सेगमेंट्स होते हैं, अगर ये 2 सेगमेंट्स है तो इसके बीच में जो ग्रूव है इसको हम कहेंगे इंटरसेगमेंटल ग्रूव। तो इंटर मतलब 2 के बीच में, ठीक है, 2 सेगमेंट के बीच में। तो ये प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट्स इंटरसेगमेंटल ग्रूव ऑफ सेगमेंट्स 5 to 9, इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये सेगमेंट्स है 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसके बीच में कितने ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, ये दोनों के बीच में एक ग्रुप, 5 और 6 के बीच में एक, 6 और 7 के बीच में एक, 7 और 8 के बीच में एक, और 8 और 9 के बीच में, ठीक है। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए, 4 ग्रुप हो गए, ठीक है, सेगमेंट 5 to 9 के बीच में। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल अपर्चर्स। तो ये हम देखेंगे रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है फीमेल जेनिटल पोर, ठीक है। ये कितने प्रेजेंट होते हैं, ये सिर्फ एक ही फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रल लाइन, मतलब मैंने आपको बताया था वेंट्रल साइड ये है और मिड साइड ये है, ठीक है। तो मिड वेंट्रल लाइन पे ये प्रेजेंट होगा सेगमेंट 14 पे। और मेल जेनिटल पोर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 2 या फिर एक पैर हम कह सकते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ सेगमेंट 18 पे। तो सेगमेंट 18 पे 2 मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रोलैटरल साइड पे।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्रिडियो पोर्स। ये क्या होता है? न्यूमरस माइन्यूट पोर्स ओपन ऑन बॉडी सरफेस। तो अर्थवर्म के बॉडी सरफेस पे बहुत सारे ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? अर्थवर्म के बॉडी को ये मॉइस्ट रखने में काम करते हैं, बॉडी सरफेस को, क्योंकि अर्थवर्म के पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता खास, ये अपने बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज करता है। तो इसलिए ये सरफेस मॉइस्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेफ्रिडियो पोर्स इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और क्लैटेलम। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट सेगमेंट छोड़ दो, लास्ट सेगमेंट छोड़ दो और क्लैटेलम मतलब 14, 15 और 16 ये सेगमेंट अगर आप छोड़ दो, पूरे बॉडी में हमें एक खास स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं सीटे। ठीक है, सीटे या फिर सेटे। तो सेटे क्या होता है? ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं हर एक सेगमेंट के बीच में ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सीटे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? मेनली ये एक्सटेंड और रिट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये बाहर अंदर आ सकते हैं और इससे लोकोमोशन में हेल्प होती है। तो इसका मेन काम क्या है? लोकोमोशन। और ये भी नीट में पूछा जा चुका है, तो इसको हम आपको याद रखना है। सेटे क्या होता है? ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं और ये हर सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और क्लैटेलम मतलब सेगमेंट 14, 15 और 16। ठीक है, तो अभी हम एक PYQ सॉल्व कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें पहचानना है प्रोस्टोमियम के बारे में कौन सा सही है और गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ। बराबर, प्रोस्टोमियम क्या करता है? माउथ को कवर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल। बराबर, तो हमने देखा था प्रोस्टोमियम क्या होता है? ये एक वेज जैसे काम करता है और ये क्रैक्स को ये ओपन कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शन भी होता है और इट इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी। ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सेगमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम, ना कि प्रोस्टोमियम। तो इसमें से A, B और C सही है और D गलत है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन B, A, B एंड C आर करेक्ट। तो ये पूरा मॉर्फोलॉजी हो गया अर्थवर्म का और इसमें हमने देखा कि एक्सटर्नली हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं अर्थवर्म में। तो अभी हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, इसमें हम क्या क्या पॉइंट देखेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं बॉडी वॉल क्या होता है, फिर इसका डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे सिस्टम्स हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम और फिर रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम देखेंगे अर्थवर्म में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में बॉडी वॉल जो है इसमें काफी सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बाहर प्रेजेंट होता है कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। तो अर्थवर्म में सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। इसके बाद प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है क्यूटिकल, इसके बाद में एपिडर्मिस और इसके बाद में होता है प्रेजेंट दो मसल लेयर। एक होता है सर्कुलर मसल, उसके बाद प्रेजेंट होता है लॉन्जिट्यूडिनल मसल और सबसे अंदर प्रेजेंट होता है सीलोमिक एपिथेलियम। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर, इसके बाद होता है एपिडर्मिस, फिर दो मसल लेयर हम देख सकते हैं। बाहर प्रेजेंट होता है सर्कुलर मसल और अंदर लॉन्जिट्यूडिनल मसल, इसके बाद अंदर प्रेजेंट होता है सीलोमिक एपिथेलियम। सीलम मतलब क्या होता है? सीलम मतलब बॉडी कैविटी। ठीक है, तो ये एपिथेलियम कहाँ पे फेस करेगा? बॉडी कैविटी को फेस करेगा, इसीलिए कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। फिर एपिडर्मिस में यहाँ पे दिया है एपिडर्मिस बना होता है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। मतलब अर्थवर्म में एपिडर्मिस जो होता है वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है, ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो ह्यूमस में हम देखते हैं एपिडर्मिस कैसे बना होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्किन पे, लेकिन यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, वो भी एक सिंगल लेयर। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। तो मैंने आपको बताया था अर्थवर्म की जो बॉडी सरफेस होती है यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से रेस्पिरेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लैंड सेल्स किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के, हमने देखा था। ठीक है, ग्लैंड्स में। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हम देख सकते हैं एपिडर्मिस में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थवर्म में डाइजेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है अर्थवर्म में? एक स्ट्रेट ट्यूब होती है जो ये स्टार्ट होती है फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक ये होती है। तो यहाँ पे दो ओपनिंग हम देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थवर्म में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हम देख सकते हैं। एक माउथ होता है और दूसरा ओपनिंग एनस होता है। तो जैसे ह्यूमंस में होता है सबसे पहले माउथ होता है, फिर बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद एनस। तो ऐसे ही सिमिलर ऑर्डर हम देख सकते हैं अर्थवर्म में। अर्थवर्म में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सिर्फ एक चीज आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? टर्मिनल माउथ। ठीक है, ये ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी सेगमेंट 1 to 3 क्या होता है? बकल कैविटी 1, 2 और 3। इसके बाद प्रेजेंट होता है मस्कुलर फेरिंग्स, सेगमेंट 4 में प्रेजेंट होता है मस्कुलर फेरिंग्स। इसके बाद ये ओपन होता है इसोफेगस में। तो इसोफेगस के सेगमेंट्स है 5, 6 और 7। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? बकल कैविटी 1, 2, 3, फिर फेरिंग्स 4, इसोफेगस 5, 6, 7 और इसोफेगस फिर ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड क्या होता है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इसके सेगमेंट्स है 8 और 9। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना है। इसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है गिजार्ड।
जो सेगमेंट्स है 8 और 9। इसके बाद ये ओपन होता है स्टमक में, जो कि होता है सेगमेंट्स 9 से लेके 14 तक, ठीक है। 9 to 14 सेगमेंट्स होते हैं स्टमक, और ये ओपन होता है फिर इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन की सेगमेंट्स क्या है, स्टमक प्रेजेंट होता है 14 तक, उसके बाद 15 से लेके लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है सेगमेंट 15 से लेके लास्ट तक, ठीक है। इसके बाद ये ओपन होता है एनएस में, एनएस से ये ओपन होता है, ये एनएस क्या होता है, एक स्मॉल राउंड अपर्चर होता है। फिर यहाँ पे हमने देखा था एक स्पेशल स्ट्रक्चर, ये क्या है, गिजार्ड, ठीक है। तो गिजार्ड का फंक्शन आपको याद रखना है। गिजार्ड का काम क्या होता है, गिजार्ड ग्राइंडिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। जो भी इसका फूड होता है अर्थवर्म का, जो सॉइल पार्टिकल्स है या फिर जो डिकेइंग लीव्स है, तो इसको ये ग्राइंड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी नीट में पूछा जा चुका है। फिर अर्थवर्म का फूड क्या होता है, अर्थवर्म क्या क्या खाता है, डिकेइंग लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विथ सॉइल, ठीक है। तो ये अर्थवर्म क्या करता है, डिकेइंग लीव्स को खाता है और ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में, इसको ये खाता है। फिर स्टमक में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसको हम कहते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं कैल्सिफेरस ग्लैंड्स। और कैल्सिफेरस ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं यूमिक एसिड को, जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमस में प्रेजेंट होता है यूमिक एसिड, जिसको न्यूट्रलाइज करते हैं कैल्सिफेरस ग्लैंड्स, जो प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। सेगमेंट 26 में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल सिका। ये क्या होता है, अ पेयर ऑफ शॉर्ट कॉनिकल इंटेस्टिनल सिका प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन सेगमेंट 26। सेगमेंट 26 पे इंटेस्टिनल सिका प्रेजेंट होता है। फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं टाइफ्लोसूल। तो टाइफ्लोसूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है सेगमेंट 26 के बाद, एक्सेप्ट द लास्ट 23 to 25 सेगमेंट्स। तो जो लास्ट के 25 सेगमेंट्स है, इनको अगर हम छोड़ दें तो 26 सेगमेंट्स के बाद जो इंटेस्टाइन होता है, इसमें हमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं टाइफ्लोसूल। तो टाइफ्लोसूल क्या होता है, इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल। तो जो डॉर्सल वॉल होती है इंटेस्टाइन की, ये फोल्ड होती है इंटरनली, मतलब लूमेन के साइड में ये फोल्ड होती है। तो टाइफ्लोसूल का काम क्या होता है, ये इंक्रीजेस इफेक्टिव एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो जैसे ह्यूमंस में हमने देखा था, इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, विलाई प्रेजेंट होता है। तो विलाई का काम क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया को ये बढ़ाता है। तो सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए टाइफ्लोसूल का काम क्या होता है, इफेक्टिव सरफेस एरिया को ये बढ़ाता है, जिससे अब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो फूड होता है इसका ब्रेकडाउन होता है और ये स्मॉल यूनिट्स में ये कन्वर्ट होता है। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो यही दिया है पूरा डाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी में। अभी इसका डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले होता है माउथ, इसके बाद ये माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी के सेगमेंट्स क्या थे, सेगमेंट 1, 2 और 3, ठीक है। इसके बाद में फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स के बाद कंटिन्यू होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक खास स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं गिजार्ड। और गिजार्ड का काम क्या होता है, ये ग्राइंडिंग में ये हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं इसको ग्राइंड करता है। फिर स्टमक ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में हमने देखा था जो सेगमेंट 26 होता है, 26 सेगमेंट पे कॉनिकल स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल सीकम, ठीक है। फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये है लिम्फ ग्लैंड्स, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड आपको याद रखना है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ ये लेबलिंग आपको याद रखना है। फिर टाइफ्लोसूल प्रेजेंट होता है 26 सेगमेंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कट सेक्शन है, और यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है इंटेस्टिनल लूमेन। और क्योंकि टाइफ्लोसूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 26 सेगमेंट के बाद प्रेजेंट होता है, तो ये हम कह सकते हैं टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। और इसके पहले जो इंटेस्टाइन होता है इसको हम कहते हैं प्री टाइफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन। तो अभी हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं इससे रिलेटेड। फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली पूछा है कि अर्थवर्म का फूड क्या होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अर्थवर्म क्या खाता है, डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है और डिकेइंग लीव्स, ये अर्थवर्म का फूड होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें लेबलिंग पूछा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये एम्स में पूछा जा चुका है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था, इसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, गिजार्ड प्रेजेंट होता है। अभी हमने डायग्राम में देखा था, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी गिजार्ड। फिर नेक्स्ट अभी हम देखते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। अर्थवर्म में सर्कुलेशन कैसे होता है, अर्थवर्म में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो क्लोज्ड होती है। क्लोज्ड मतलब जो ब्लड होता है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, इसके बाहर प्रेजेंट नहीं होता, बॉडी कैविटी में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट। ब्लड इज कन्फाइंड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, बराबर। फिर ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो ब्लड को एक डायरेक्शन में ये मूव कराते हैं। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके जो ब्रांचेस होते हैं, तो ये अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग ऑर्गन्स को ये ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। और बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि यही से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये बॉडी वॉल से डायरेक्टली होता है, तो यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। इसके बाद एक खास स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ब्लड ग्लैंड्स, ठीक है। ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट 4, 5 और 6 में।
यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्लैंड्स। तो ब्लड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, ये होते हैं फैगोसाइटिक इन नेचर, मतलब हम इन्हें WBCs के जैसे बोल सकते हैं, जो ह्यूमस में WBCs होते हैं वैसे ही ये होते हैं ब्लड सेल्स। तो ये अर्थों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डायरेक्टली डिजॉल्व होता है, वो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो ये डायग्राम हम देख लेते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो इस डायग्राम में काफ़ी सारे डिटेल्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये है डॉर्सल वेसल। तो इस डॉर्सल वेसल की वजह से हमें एक्सटर्नली हम मिड डॉर्सल लाइन देख सकते हैं, जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में बताया था। मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट होती है अर्थों में। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटरल हार्ट्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहते हैं लैटरल हार्ट्स। और यहाँ पे प्रेजेंट है लैटरल इसोफेजियल हार्ट्स। ठीक है, तो क्योंकि ये इसोफेगस के साइड में प्रेजेंट है तो इन्हें हम कहते हैं इसोफेजियल हार्ट्स। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीरियर लूप्स। फिर ये है वेंट्रल वेसल, ये जो वेंट्रल साइड से जा रही है तो इसे हम कहते हैं वेंट्रल वेसल। और जो लैटरल साइड से जा रही है इसे हम कहते हैं लैटरल इसोफेजियल वेसल। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं सब न्यूरल वेसल और यहाँ पे है कमिश्नल वेसल। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बार आपको लेबलिंग याद रखनी है, इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना। यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटरल हार्ट प्रेजेंट है। तो ये जो हार्ट्स होते हैं ये ट्रू हार्ट नहीं होते, ये सिर्फ एक ब्लड वेसल का डायलेशन है या फिर एक बड़ा ब्लड वेसल है आप कह सकते हो। और अर्थों में प्रेजेंट होते हैं 5 पैर। ठीक है, 5 पैर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, 5 पैर ऑफ हार्ट अर्थों में हमें देखने मिलते हैं। और यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं सेगमेंट 14, 15 और 16। इसके ऊपर ये जो कवरिंग प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं क्लैटेरम। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था 14, 15 और 16 के ऊपर क्लैटेरम प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था अर्थों में रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है। जो बॉडी वॉल होती है वो पूरा जो मॉइस्ट सर्फेस होता है बॉडी सर्फेस का, यही रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज में ये काम आता है। फिर एक पीवाक्यू हम देख लेते हैं, इसमें दिया है ब्लड इन फेरेटिमा इज। तो अर्थों में ब्लड कैसे होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो ब्लड का कलर कैसे होगा, रेड कलर का होगा। और हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्टली डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो अभी हम देखते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए अर्थों में स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं नेफ्रिडियम। ठीक है, तो नेफ्रिडियम क्या होते हैं, नेफ्रिडियम या फिर नेफ्रिडिया सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये 3 टाइप के हो सकते हैं और तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही है, लेकिन ये 3 टाइप के हो सकते हैं। तो पहला टाइप है सेगमेंटल नेफ्रिडिया, फिर इंटीग्यूमेंटरी नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो ये तीनों टाइप अलग अलग लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सेगमेंटल नेफ्रिडिया जो होता है प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा। तो जो 2 सेगमेंट होते हैं इसके बीच में जो सेप्टा होता है तो ये दोनों साइड पे ही प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेगमेंट 15 से लेके लास्ट तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड सिलोमिक फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो ब्लड से भी वेस्ट को निकालता है और सिलोमिक फ्लूइड से भी वेस्ट को निकालता है। तो सिलोमिक फ्लूइड क्या होता है, जो सीलम होता है या फिर बॉडी कैविटी होती है अर्थों की, यहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्योंकि अर्थों में कोई स्केलेटल तो प्रेजेंट नहीं होता, कोई स्केलेटल सिस्टम अलग से प्रेजेंट नहीं होती। तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये अर्थों को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो जो सेप्टल नेफ्रिडिया है ये ब्लड से और सिलोमिक फ्लूइड ये दोनों में से वेस्ट को बाहर निकालता है। और ये ओपन कहाँ पे होता है, ये इंटेस्टाइन में ओपन होता है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रिडिया है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। तो इंटीग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इंटीग्यूमेंट मतलब बॉडी वॉल या फिर स्किन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बॉडी वॉल मतलब क्या, इंटीग्यूमेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अटैच टू लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। तो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, इसके नाम में क्या है, इंटीग्यूमेंट है, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अटैच टू लाइनिंग ऑफ बॉडी वॉल। ये प्रेजेंट होता है सेगमेंट 3 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेगमेंट 15 से लेकर लास्ट तक। और इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है सेगमेंट 3 से लास्ट तक। ये कहाँ पे ओपन होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, इंटीग्यूमेंट्री, मतलब ये कहाँ पे ओपन होगा, ये बॉडी सरफेस पे ओपन होता है। तो कुछ नेफ्रिडिया ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होते हैं, जैसे कि सेप्टल नेफ्रिडिया हमने देखा इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया क्या होता है, ये बॉडी सरफेस पे ओपन होता है। और मॉर्फोलॉजी में हमने देखा था नेफ्रिडियो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नेफ्रिडिया की ये ओपनिंग्स होते हैं सरफेस पे, जिससे कि सरफेस पे ये मॉइस्ट सरफेस को ये मेंटेन कर पाए। फिर फॉरेस्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया हम देख सकते हैं, क्लाइटेलम के रीजन के आसपास हम देख सकते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। यहाँ पे काफी डेंस, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड टाइप ऑफ नेफ्रिडिया है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। अब फेरेंजियल नेफ्रिडिया, इसके नाम में क्या है, फेरिंग्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे ओपन होगा, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में ये ओपन होता है। तो ये क्या है, 3 पेयर टफ्ट्स इन सेगमेंट्स 4, 5 और 6। ये पूरे बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ सेगमेंट 4, 5 और 6 में ये प्रेजेंट होते हैं। रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो इसका मतलब क्या है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। वैसे नेफ्रिडिया का ओवरऑल काम ही वही है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है और वेस्ट को ही रिमूव करता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, तो सेप्टल नेफ्रिडिया ब्लड और सिलोमिक फ्लूइड दोनों में से वेस्ट निकालता है, लेकिन फेरेंजियल नेफ्रिडिया ये सिर्फ ब्लड में से वेस्ट निकालता है।
और ओपन इनटू बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, ठीक है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे माउथ है और ये बकल कैविटी है और ये फेरिंग्स है। तो बकल कैविटी और फेरिंग्स में ये फेरिंजियल नेफ्रिडिया ओपन हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, ये सेगमेंट 3 से लेके लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। तो यहाँ पे हम काफी देख सकते हैं बहुत सारे नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। और यहाँ पे प्रेजेंट है सेप्टल नेफ्रिडिया जो कि प्रेजेंट होता है सेगमेंट 15 से लेके लास्ट तक। तो नेफ्रिडिया काम कैसे करता है? नेफ्रिडिया में होते हैं दो पार्ट्स, ठीक है। एक होता है फनेल जैसा पार्ट जो कि फ्लूइड को कलेक्ट करता है, और एक होता है ट्यूबुलर पार्ट। तो जो फनेल जैसा पार्ट होता है ये ओपन होता है बॉडी कैविटी में या फिर सिलोमिक चेंबर में, ठीक है। तो ये सिलोमिक चेंबर से ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है और फिर ये फ्लूइड जाता है ट्यूबुलर पार्ट की तरफ, और जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो फिर आगे जाके ओपन होता है। या तो ये बॉडी सरफेस पे ओपन होगा बाहर की तरफ, या फिर ये इंटेस्टाइन में ओपन होता है। हमने देखा था टाइप्स के हिसाब से सेप्टल नेफ्रिडिया और फेरेंजियल नेफ्रिडिया ये ओपन होते हैं एलिमेंट्री कनाल में, और जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है ये बाहर की तरफ बॉडी सरफेस के ऊपर ये ओपन होते हैं। तो ये हमने देख लिया पूरा एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर एक पीवाई की हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया ऑफ फेरेटिमा। तो इसका मतलब क्या है? एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया मतलब जो ऐसे नेफ्रिडिया है जो ओपन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो इनका फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन, ठीक है। तो नेफ्रिडिया क्या काम करता है? एक्सक्रीशन का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन इसका और एक काम क्या है? क्योंकि ये जो नेफ्रिडिया है ये ओपन होते हैं बकल कैविटी में, फेरिंग्स में और इंटेस्टाइन में भी कुछ ओपन होते हैं। तो ये जो फ्लूइड है ये और एक बार अब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इसका रेगुलेशन में भी हेल्प होता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और वाटर को भी सेव करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन इसमें ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। तो वैसे बुक में इसका आंसर ए दिया था, लेकिन दोनों ही इसके फंक्शन होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थवर्म सार। तो अर्थवर्म का मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है? ये अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? अमोनोटेलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। तो अमोनिया क्या होता है? काफी टॉक्सिक होता है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए काफी सारे वाटर की जरूरत होती है। तो ये अमोनोटेलिक होते हैं मेनली, लेकिन अगर वाटर कम अवेलेबल है तो ये पार्शियली यूरियोटेलिक बन जाते हैं। मतलब ये यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं अगर वाटर कम अवेलेबल है, वरना ये नॉर्मली अमोनोटेलिक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्सन रीजन। क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था। इसमें दिया है अजर्सन फेरेंजियल नेफ्रिडिया प्ले अ रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन द अर्थवर्म। तो मैंने आपको बताया था फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहाँ पे ओपन होता है? ये ओपन होते हैं बकल कैविटी और फेरिंग्स में ही ओपन होता है। तो इससे क्या होता है? ये जो भी फ्लूइड है ये फिर से जाएगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन में जाएगा, ये इसका फिर से ऑब्जॉर्प्शन होगा और ये हेल्प करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए ये हेल्प करता है। तो रीजन इसमें दिया है दे हेल्प द अर्थवर्म इन कीपिंग द स्किन मॉइस्ट फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए कौन सा नेफ्रिडिया काम करता है? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, जो कि बॉडी सर्फेस पे ये ओपन होता है और ये बॉडी सर्फेस को ये मॉइस्ट रखता है, ना कि फेरेंजियल नेफ्रिडिया। फेरेंजियल नेफ्रिडिया ओपन होता है बकल कैविटी और फेरिंग्स में, सेप्टल नेफ्रिडिया ओपन होता है इंटेस्टाइन में, और इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया ओपन होता है बॉडी के सरफेस पे, जो कि इसको मॉइस्ट रखने में ये हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अजर्शन इसमें सही है और रीजन इसमें फॉल्स है, ऑप्शन सी। इसके बाद हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो अर्थवर्म की जो नर्वस सिस्टम है काफी प्रिमिटिव है, यहाँ पे कोई ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पैड नर्व कॉर्ड। तो मैंने आपको बताया था इन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? वेंट्रल पैड नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और हर सेगमेंट में इसका नर्व फाइबर्स होते हैं इसके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन सेगमेंट 3 and 4 बाइफरकेट्स लैटरली एनसर्कल्स द फेरिंग्स एंड जॉइंस सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म नर्व रिंग। अब इसका मतलब क्या है? जो नर्व कॉर्ड होता है सेगमेंट 3 और 4 में इसका बाइफरकेशन होता है, फिर ये फेरिंग्स के अराउंड जाता है और ये फिर से ज्वाइन होता है और यहाँ पे ज्वाइन होता है सेरेब्रल गैंग्लिया से डॉर्सली, और ये बनाता है नर्व रिंग। और ये जो नर्व रिंग है वो एज अ ब्रेन ये काम करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेरेब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विद अदर नर्व्स इन द रिंग। इसका काम क्या होता है? इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एंड कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेस। मतलब इसका सेंसरी और मोटर ये दोनों फंक्शन होता है इन नर्व्स का, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पे, ठीक है। और सेगमेंट 3 और 4 के आसपास ये बाइफरकेट होकर यहाँ पे इसने ये नर्व रिंग बना दिया है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसरी सिस्टम। तो अर्थवर्म में सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो अर्थवर्म में आइज प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अर्थवर्म में प्रेजेंट होते हैं लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को और टच को ये सेंस कर सकते हैं। तो ये रिसेप्टर से ये क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश लाइट इंटेंसिटीज और फील वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। और यहाँ पे हमें कीमो रिसेप्टर्स भी देखने मिलते हैं, जो कि होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई। तो ये सारे रिसेप्टर्स अर्थवर्म के एंटीरियर पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो एक पीवाईक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवर्म ऑकर इन। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि अर्थवर्म में फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
तो इसका आंसर क्या है, डॉर्सल सरफेस पे, क्योंकि लाइट कहाँ से आएगा, अर्थोम अगर है तो उसके ऊपर से लाइट आएगा, तो इसको फोटो रिसेप्टर्स की जरूरत कहाँ पे है, इसके डॉर्सल सरफेस पे, ना कि वेंट्रल सरफेस या फिर लैटरल सरफेस पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। फिर लास्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो अर्थोम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अर्थोम में हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में हमें टेस्टिस भी दिखाई देते हैं और ओवरीज भी दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। अभी हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं 10th और 11th सेगमेंट में। तो हम डायग्राम को भी साथ साथ देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये 10th और 11th सेगमेंट है, यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है टेस्टिस सैक के अंदर। उसके बाद वेजा डिफरेंशिया रन अप टू 18 सेगमेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। ये 18 सेगमेंट तक जाता है और ये जॉइन द प्रोस्टेटिक डक्ट। तो यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जॉइन होता है। तो जो वेजा डिफरेंशिया होता है वो टेस्टिस से नीचे आता है 18 सेगमेंट तक, यहाँ पे ये जॉइन होता है प्रोस्टेटिक डक्ट से, और ये बनाता है फिर कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये कॉमन डक्ट बनाता है जो कि एक्सटर्नल सर्फेस पे ये ओपन होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक एक लाइन हम देखते हैं। 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 1 पेयर ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट। तो 17 और 19 सेगमेंट में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सीमेन में और फ्लूइड, जो भी फ्लूइड होता है इसको ये बनाते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्मेटिक डक्ट मतलब जो वेजा डिफरेंशिया था वो जब भी वो जॉइन होता है प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ, तो ये बनाता है स्पर्मेटिक डक्ट, कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट। ये ओपन होता है एक्सटर्नली, opens to the exterior by a pair of male genital pores on the ventrolateral side of 18 segment। ये हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट में वेंट्रोलैटरल साइड में मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होते हैं। 4 pairs of spermatheca are located in 6 to 9 segment, 1 pair in each segment यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 6 to 9 सेगमेंट हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। और इसका स्पर्मेथिका का काम क्या होता है, रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखते हैं। और इस सेम इंडिविजुअल के अंदर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमें देखने मिलते हैं। तो ओवरीज इसमें हम देख सकते हैं, ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर ओवरी होती है, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ सेगमेंट 12 एंड 13। तो 12 और 13 के बीच में यहाँ पे जो सेप्टम है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओवरी। ठीक है, ओवरियन फनल्स। अब ओवरियन फनल क्या होते हैं, प्रेजेंट बीनीथ द ओवरी। ओवरी के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरियन फनल प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंटिन्यू होते हैं एज अ ओविडक्ट। तो जो ओवरियन फनल होते हैं ये कंटिन्यू होते हैं ओविडक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद जॉइन टुगेदर ओपन टू द वेंट्रल सरफेस एज सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर इन 14 सेगमेंट। तो 14 सेगमेंट में वेंट्रल साइड पे मैंने आपको बताया था मिडल में एक ओपनिंग होता है, एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है जो कि होता है फीमेल जेनिटल पोर। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं 14 सेगमेंट पे प्रेजेंट है फीमेल जेनिटल पोर और 18 सेगमेंट पे 2 प्रेजेंट है मेल जेनिटल पोर। और 14, 15, 16 के ऊपर हम देख सकते हैं ये क्लेटेलम प्रेजेंट है। और सेगमेंट 17 और 19 यहाँ पे कुछ जेनिटल पैपिला भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, सेगमेंट 14 पे फीमेल जेनिटल पोर और सेगमेंट 18 पे मेल जेनिटल पोर 2 और फीमेल जेनिटल पोर सिर्फ 1। तो रिप्रोडक्शन में हमने देख लिया मेल स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और फीमेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो अभी हम देखते हैं आत्मा में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म ऑकर बिटवीन 2 वर्म्स ड्यूरिंग मीटिंग। तो मीटिंग के दौरान क्या होता है, वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स एक्सचेंजिंग पैकेट्स ऑफ स्पर्म। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स। तो इसका मतलब क्या है, जक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनाडल ओपनिंग। इसका मतलब क्या है, अगर एक एटम ऐसा होगा तो दूसरा एटम ऐसे होगा, तो इसका जो मेल ओपनिंग होगा वो इसके फीमेल ओपनिंग की तरफ जाएगा और इसका जो फीमेल ओपनिंग है उसका मेल ओपनिंग की तरफ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जक्स्टापोजिंग। और ये क्या करते हैं, पैकेट ऑफ स्पर्म, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। इसको ये एक्सचेंज करते हैं। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जक्स्टापोजिंग का मतलब क्या होता है, ये शो कर रहा है मीटिंग। ठीक है, अर्थोम के बीच में मीटिंग। तो इसके बाद जो मैच्योर स्पर्म होता है और जो एग्स होते हैं और इसके साथ साथ जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड होता है ये डिपॉजिट होता है ककून में। तो ककून कौन प्रोड्यूस करता है, ककून प्रोड्यूस होता है क्लाइटेलम से। तो मैंने आपको पहले बताया था क्लाइटेलम एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है जो कि प्रेजेंट होता है सेगमेंट 14, 15 और 16 में। तो क्लाइटेलम जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ग्लैंड सेल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ककून को और ये ककून में डिपॉजिट होते हैं। जो स्पर्म सेल्स और एग सेल्स होते हैं ये ककून के अंदर डिपॉजिट होते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन ककून में होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर्स विद इन द ककून। ठीक है, तो इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिपॉजिट होता है सॉइल में। तो इसका मतलब क्या है, जो क्लाइटेलम होता है ये स्लिप ऑफ द वर्म एंड आर डिपॉजिटेड इनटू द सॉइल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ककून का, तो ये ककून सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ककून के अंदर, और डेवलपमेंट भी ककून के अंदर होता है। तो ककून में जब डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर वर्म के एम्ब्रियोस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर अबाउट 3 वीक्स ईच ककून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वर्म्स। मतलब एक ककून से 2 से लेकर 20 तक
वर्म्स बाहर आ सकते हैं। एवरेज हम देख सकते हैं, एवरेज हमें देखने मिलता है 4 वर्म्स तक बाहर आते हैं। तो अर्थवर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है? इसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें कोई लार्वल स्टेज हम नहीं देख सकते। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स इन द अर्थवर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका इन 4 to 7 सेगमेंट्स। तो स्पर्मेथिका कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंट 6, 7, 8, 9 में प्रेजेंट होते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में दिया है 1 पेयर ऑफ ओवरीज अटैच्ड एट इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ 14 and 15 सेगमेंट्स। तो ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था, ओवरी 12 और 13 के बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस इन 10th and 11th सेगमेंट, बराबर यही पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस 10th और 11th सेगमेंट में। फिर तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। और लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं 17 और 19 सेगमेंट में। ठीक है, 2 पेयर होते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स डू द पेयर्ड स्पर्मेथिका ऑकर इन फेरेटिमा। तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 6, 7, 8, 9 में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो इसके बाद अर्थवर्म का कुछ इकोलॉजिकल रूल हम देख लेते हैं। अर्थवर्म क्या होते हैं? अर्थवर्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर इसको हम कहते हैं। अर्थवर्म को हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थवर्म मेक्स burrows इन सॉइल, मेक्स इट पोरस, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ डेवलपिंग प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स को ये रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए हम अर्थवर्म को फार्मर के दोस्त मानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, और अर्थवर्म का यूज क्या है? यूज्ड एज अ बेट इन गेम फिशिंग। तो फिशिंग करने के लिए हम वर्म को हुक से अटैच करते हैं और फिर पानी में डालते हैं, जिससे फिश वर्म को खाने आती है और फिश फंस जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पता है, इस यहाँ पे भी हम अर्थवर्म को यूज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फेरेटिमा पोस्टिमा इज हाईली यूजफुल एज। तो इसका यूज क्या होता है अर्थवर्म का? यहाँ पे पूछा है। तो अभी हमने देखा अर्थवर्म की यूजेस क्या क्या होते हैं। दे मेक द सॉइल पोरस, लीव देयर कास्टिंग्स एंड मेक ऑर्गेनिक डेब्रिज इन द सॉइल। ठीक है, तो ये इसका यूज होता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर ये समरी टेबल हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी सेगमेंट्स में जो जो प्रेजेंट है, जो भी एनसीईआरटी में दिया है, जो आपको याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको आप रिवाइज कर सकते हो। फिर और कुछ पीवाईक्यूज हम देख लेते हैं। वन वेरी स्पेशल फीचर इन अर्थवर्म इज दैट। तो एक स्पेशल फीचर मैंने आपको बताया था सेगमेंट 26 के बाद जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? टाइफ्लोसोल। तो द टाइफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। ये एक खास बात होती है अर्थवर्म में। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इन अर्थवर्म अकर्स इनसाइड द बॉडी। तो ये ऑप्शन गलत है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ककून के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है एस शेप्ड सेटा एम्बेडेड इन द इंटेगुमेंट आर डिफेंस वेपन्स। ये क्या होता है? जो सेटा होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ना कि डिफेंस में। ऑप्शन डी में दिया है इट हैज लॉन्ग डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट। तो डॉर्सल साइड पे क्या होता है? डॉर्सल साइड पे डॉर्सल वेसल प्रेजेंट होता है, ना कि हार्ट। हार्ट प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में, हमने देखा था डायग्राम में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टाइफ्लोसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन फेरेटिमा इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन। तो यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर दिए हैं। सबसे पहला दिया है क्लाइटेलम सिक्रेट्स ककून, बराबर। क्लाइटेलम में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, और ये ककून को बनाता है, जिसके अंदर एग्स और स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, और यही पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन हम देखते हैं। गिजार्ड। इसका गिजार्ड का काम क्या है? फूड को ये ग्राइंड करता है। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं करता। ऑब्जर्व कौन करता है? ऑब्जर्व इंटेस्टाइन में होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटा, डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स। सेटे का काम क्या होता है? सेटे लोकोमोशन में हेल्प करता है। और लास्ट ऑप्शन में दिया है टाइफ्लोसोल, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। ऐसा कुछ नहीं होता। टाइफ्लोसोल सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे अब्जॉर्प्शन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइव अर्थवर्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल ऑन इट्स आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट, द फ्लूइड दैट कम्स आउट इज। तो मैंने आपको बताया था अर्थवर्म की जो बॉडी कैविटी होती है, इसको हम कहते हैं सिलोमिक चेम्बर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सिलोमिक फ्लूइड। तो जब भी हम अर्थवर्म को प्रिक करते हैं तो सिलोमिक फ्लूइड बाहर आता है। तो यही यहाँ पे पूछा है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिलोमिक फ्लूइड, जो कि प्रेजेंट होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म हैज नो स्केलेटन बट ड्यूरिंग burrowing द एंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिड एंड एक्ट्स एज अ हाइड्रोलिक स्केलेटन। इट इज ड्यू टू। अर्थवर्म में कोई स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन मतलब क्या? जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, इसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो ये एज ए स्केलेटन काम करता है। ये अर्थवर्म को एक स्ट्रक्चर देता है, और ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सॉइल में बरो वगैरह करने में ये हेल्प करता है। तो यही यहाँ पे पूछा है, हाइड्रोलिक स्केलेटन कैसे बनता है? सिलोमिक फ्लूइड से बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी।
तो आज हमने देखा अर्थवर्म, इसका पूरा डिटेल्स हमने देखे, जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो ये चैप्टर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको फिर भी आपको करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, और ये एक बार आपने कर लिया तो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉकरोच।